हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमताएं। और इस टॉपिक से आपके सीटेट में 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपकी दोनों भाषाएं हो, और साथ ही साथ आपका मैथ। यानी इन चारों में अगर आपका एक एक प्रश्न भी इस टॉपिक से बनेगा तब भी आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। तो 4 से 5 प्रश्न आपके इस टॉपिक से बनते हैं। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको वीडियो चैनल पर मिलती रहती है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो अपनी फुल प्रैक्टिस भी करें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सीटेट परीक्षा में अधिगम निर्योग्यताओं से आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। कम से कम 4 से 5 प्रश्न बनते हैं और ये 4 से 5 प्रश्न सीटेट पास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो बच्चे 1 या 2 नंबर से सीटेट में फेल हो जाते हैं, उन बच्चों से आप इन 4 से 5 नंबरों की कीमत जान सकते हैं। सीटेट में 1 नंबर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सीटेट में ज्यादातर बच्चे जो फेल होते हैं वो 1 या 2 नंबर से ही फेल होते हैं। तो प्रत्येक नंबर जहां से भी आपके नंबर बनते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो आपका, चाहे वहां से आपको 1 नंबर मिलता हो, चाहे आपको 2 नंबर मिलते हो, प्रत्येक टॉपिक आपको आना चाहिए। और आपकी ये प्रमुख अधिगम अक्षमताएं या निर्योग्यताएं या आपके अधिगम विकार भी जिन्हें कहते हैं, इस टॉपिक से आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। अब आप कहोगे 4 से 5 प्रश्न कहाँ बनते हैं, तो चलो मैं इसे भी आपको क्लियर करा देती हूँ। देखो, अधिगम अक्षमताओं से प्रश्न आपकी भाषा में पूछे जाते हैं, यानी आपकी 2 लैंग्वेज पूछी जाती है। तो मान के चलिए एक एक प्रश्न आपका अगर दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है, तब 2 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। और एक प्रश्न आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है, एक प्रश्न आपका मैथ में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट की ही अगर बात करें तब भी आपके 4 नंबर हो जाते हैं, और कभी कभी आपकी ये संख्या 5 यानी 4 से 5 तक हो जाती है। ठीक है, तो अधिगम अक्षमताओं से आपके प्रश्न मैथ में भी पूछे जाते हैं, दोनों भाषाओं में भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना मुतगल। तो डेली आपको हिंदी कॉन्सेप्ट वीडियो मिल रही है, डेली हिंदी की क्लासें आपको कराई जा रही है पेडागोजी की। जो भी आपके 15 नंबर जहां से बनते हैं, उनकी सारी क्लासें आपको दी जाएंगी सभी टॉपिकों पर। और इसके बाद हम सीडीपी की क्लास शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी अवश्य देखें। तो आज हम ये अधिगम निर्योग्यताएं पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा में आपकी दोनों भाषाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी ये जो प्रमुख अधिगम अक्षमताएं हैं, निर्योग्यताएं हैं, ये कहते किसे हैं। तो अधिगम निर्योग्यता एक विकार है जो बोले जाने वाली या लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने, गणती गणना करने या समन्वित करने या सीधे ध्यान देने की योग्यता को प्रभावित करती है। यानी ये जो अक्षमताएं होती है, ये जो निर्योग्यताएं होती है, ठीक है, तो ये यानी बोलने में हो सकती है बच्चे को, लिखने में हो सकती है, ठीक है, उपयोग करने में हो सकती है, गणित की गणना करने में हो सकती है, और सीधे ध्यान देने की योग्यता को प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ेंगे हम। प्रमुख अधिगम निर्योग्यताएं बहुत छोटे बच्चों में पाई जाती है, यानी ये बहुत छोटे बच्चों में पाई जाती है। आमतौर पर विकारों को तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक कि बच्चा स्कूली आयु तक नहीं पहुंच जाता। यानी आपने देखा होगा, स्कूली आयु का अर्थ होता है 5 वर्ष। ठीक है, स्कूली आयु है आपकी 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष से पहले हम ये नहीं जान पाते हैं कि बच्चों में ये विकार है या नहीं है, क्योंकि बच्चा जब 1.5 साल से, ठीक है, 1.5 साल से और बोलना शुरू करता है, 1.5 से 2 साल के बीच में, तब ये अधिगम निर्योग्यता उसमें बहुत होती है। तब हम यही समझते हैं कि ये बच्चे में ये तो सभी बच्चों में होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चों में ये 5 वर्ष के बाद भी पाई जाती है। ठीक है, जब 5 वर्ष के बाद भी, जैसे हकलाना, तुतलाना और शब्दों का गलत उच्चारण या फिर क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, तब हम समझ पाते हैं कि बच्चे में क्या है, बच्चे में अधिगम निर्योग्यताएं हैं। तब हम जाकर के इन पर ध्यान दे पाते हैं। अगला है आपका, ये जन्मजात विकार नहीं है, प्रयास के द्वारा इन्हें दूर किया जा सकता है। यानी ये ज्यादातर सभी बच्चों में होता है, लेकिन कुछ बच्चों में, यानी 5 वर्ष तक तो हम इन चीजों पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि ज्यादातर बच्चों में सभी में होता है
जब बच्चा भाषा सीखता है तो बहुत से बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, ठीक है, उनको बोलना नहीं आता है, रापोला बोलते हैं इस तरीके से। अब ये क्या होती है, किस तरीके से पाई जाती है, तो चलो इन्हें भी हम देखते हैं और इन्हें हम पूर्ण ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिक से आप सीखेंगे कि अधिगम निरूपिताएं आपकी कौन कौन सी है और इन्हें हम ट्रिक से किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली होती है आपकी डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया ये किससे संबंधित है, ये आपके पठन विकार से संबंधित है, ठीक है, ये आपके पठन विकार से संबंधित है। अब देखो एक है आपकी डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया आपके लेखन विकार से संबंधित है। अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी जैसे ग्राफ, ग्राफ खींचने के लिए हमको पेपर पेंसिल की जरूरत होती है, तो पेपर पेंसिल से लिखने का काम करते हैं। तो जहां पे आपको ग्राफ मिल जाए तो ग्राफ से हमारा हो जाता है लिखना, और इसमें ग्राफिया है और ये लेक्सिया है, ठीक है, ये रिले दे करके उसने पढ़ना सीख पाया है, तो ये आपका हो गया पठन विकार। डिसकैलकुलिया, इसमें पीछे से कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन आ रही है आपकी, तो कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं, कैलकुलेशन हम, ठीक है, गणित में करते हैं, तो गणना विकार यानी बच्चा जब गणना नहीं कर पाता है तो ये आपका यहाँ पाया जाता है। फिर है डिस्प्रैक्सिया, किसी भी चीज की जैसे पढ़ने की या गाने की प्रैक्टिस, ठीक है, या खेलने की प्रैक्टिस, किसी भी चीज की हम जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तब हमें क्या होती है, तब हम उसमें थक जाते हैं। तो डिस्प्रैक्सिया थकावट या नींद के कारण। देखो क्या होता है कि डिसलेक्सिया यानी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, बच्चा कुछ का कुछ पढ़ता है, और ये बहुत कारण हो सकते हैं आपके डिसलेक्सिया पठन विकार के। बच्चे में हकलाना की समस्या हो सकती है, तुतलाने की आवश्यकता हो सकती है, दृष्टि बाधिता की हो सकती है, कुछ बच्चों को कम दिखाई देता है, कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया में बच्चे, ठीक है, डी को और क्या पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, इस तरीके से होता है ये। तो इसमें पढ़ने में ये दिक्कत आती है, ये डिसलेक्सिया, ये पठन विकार होता है। तो और डिसग्राफिया ये लेखन विकार होता है, यानी इस तरीके से ही बच्चे लिखते हैं, ठीक है, बच्चे लिखते भी इसी तरीके से हैं। बच्चे डी को बी लिख देते हैं, बहुत से अक्षर होते हैं, ठीक है, आपका स्मॉल है, ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बिग को बच्चा, बिग है, बिग को डिग लिख देते हैं, या फिर डिग को बिग लिख देते हैं। इस तरीके से ये लिखने से और पढ़ने से संबंधित जो भी आपके विकार हैं ये सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। आपने एक मूवी भी देखी होगी तारे जमी पर, तो उसमें जो बच्चा था उसको यही लिखने वाली और पढ़ने वाली बीमारी थी, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। और डिसकैलकुलिया तो इसमें भी गणना विकार होता है, ठीक है, यानी बच्चा 9 में और 6 में भेद नहीं कर पाता है, ठीक है, या फिर 3 जो हिंदी में लिखे जाते हैं और 6 इस तरीके से, तो इसमें बच्चा भेद नहीं कर पाता है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं गणना विकार में। और डिस्प्रैक्सिया यानी कभी कभी क्या होता है कि बच्चा को बहुत ज्यादा थकान हो जाती है किसी कारणवश, बीमारी बस या कुछ बहुत से, तब भी यानी बच्चे को नींद आती है या फिर बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, तब भी इससे भी बच्चे को क्या है, पढ़ना लिखना गणना करना ये सभी प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी है। फिर आपकी पढ़ने में भी आ जाती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया यानी मौखिक संप्रेषण में परेशानी। कुछ बच्चे मौखिक संप्रेषण में परेशानी होती है यानी बोलने में परेशानी होती है। ये किस कारण होती है, तो देखो ये या तो हो सकता है कि बच्चा शर्माता हो, शर्माने के कारण भी हो सकती है कि बच्चे मतलब शर्माता है, तो शर्माने के कारण भी हो सकती है। और या फिर बच्चा डरता है, कभी कभी डर के कारण भी हो जाती है कि बच्चा टीचर से डरता है या फिर माहौल से डरता है, या फिर उसमें अंदर से इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास की कमी भी हो जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं डिस्फेजिया यानी मौखिक संप्रेषण में परेशानी, ठीक है। तो इसको डिस्फेजिया या अफेजिया भी बोलते हैं बोलने में, ठीक है, बोलने में परेशानी होती है बच्चे को। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया ये तनाव विकार होता है परीक्षाओं के दौरान, यानी परीक्षाओं के दौरान बच्चे को बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, और इस तनाव के कारण बच्चा क्या है कि बच्चा मतलब उसकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है,
ठीक है। यानी तनाव के कारण वो जो भी पढ़ता है तो उसे वो याद नहीं होता या फिर उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता। ठीक है, ये बच्चा तनाव ले लेता है, कभी कभी परीक्षाओं के कारण ले लेता है या फिर उसके नंबर कम आते हैं तब ले लेता है, या घर का कुछ उसका प्रॉब्लम हो जाती है। यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसके संगी साथी हो सकते हैं या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो डिस्थीमिया यानी तनाव के कारण हो जाता है ज्यादातर, लेकिन ये आपकी परीक्षाओं के दौरान ही बच्चों में होता है। फिर है आपका डिस्मेंशिया। डिस्मेंशिया ये कमजोर याददाश्त होती है। कुछ बच्चे क्या है कि पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ ही भूल जाते हैं, तो ये डिस्मेंशिया होता है। और डिस्मोफिया ये खुद के अंगों को सुंदर या खराब समझना। यानी कुछ बच्चे होते हैं कि जो डिस्मोफिया से ग्रसित होते हैं, या तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, सबसे ज्यादा सुंदर समझते हैं। ठीक है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस से वो भरपूर होते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत खराब समझते हैं। ठीक है, यानी दूसरों से तुलना करते हैं। तो इस तरीके के दो बच्चे पाए जाते हैं, ये डिस्मोफिया के होते हैं। और इन कारणों का आपको पता लगाना है, ठीक है, बच्चों में। फिर है आपका हाइपोकॉन्ड्रिया। तो हाइपोकॉन्ड्रिया है अनजान डर, ये बीमारी होने का डर। ठीक है, ये डरा नहीं है, डर है आपका। तो अनजान डर यानी कुछ बच्चों में अनजान एक डर बना रहता है कि मुझे तो ये भी बीमारी हो गई है। यानी आप बच्चों को पढ़ाइए किसी बीमारी के बारे में, अगर बच्चे से आपने बात कर ली तो बच्चे को लगता है कि ये बीमारी मुझे भी है। ठीक है, और इस तरीके से मतलब बच्चे को अनजान बीमारी होने का डर बना रहता है। एक होती है आपकी बुलिमिया। देखो बुलिमिया क्या है, बच्चों के अत्यधिक खाने का विकार। कुछ बच्चे छोटे होते हैं, वो बस खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि अब हमारा पेट भर चुका है। ठीक है, तो ये बुलिमिया से ग्रसित होते हैं बच्चे। यानी उनको ये पता नहीं, उनको अभी 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 खाना खाया है और कोई दूसरा खाना खाने बैठ जाए तो उसके साथ खाने लगते हैं, और तुरंत खाने की कोई भी चीज उसने दूसरी देखी तो उसको तुरंत मांगते हैं। तो इस तरीके की ये भी एक बीमारी होती है। ठीक है, विकार होता है ये। फिर है आपका ओएसडी। वैसे ये सभी आपके ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपकी डिस्ग्राफिया है, कैलकुलिया है, डिसलेक्सिया है, यही डिस्प्रेक्सिया है, ये 4-5 ही आपकी पूछी जाती है। लेकिन हमारा कार्य है आपको पढ़ाना, तो हम ये सभी बीमारियां पढ़ेंगे। फिर आपका ओएसडी यानी बार बार पुनरावृत्ति, हाथ धोना, किसी भी कार्य को बार बार करना। कुछ बच्चे बार बार अपने हाथ धोते रहते हैं और ये भी एक बीमारी का ही लक्षण होता है। यानी थोड़ा सा कोई भी चीज उन्होंने टच की तो उन्हें लगता है कि ये गंदा हो गया और हमारे हाथों में कीटाणु लग गए। तो यानी बार बार किसी चीज की पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना। एक होता है आपका प्रोजेरिया, और ये भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कम आयु में वृद्ध होना। आपने शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, एक मूवी आई थी पा, ठीक है, जिसमें अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों ने भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के पुत्र बने थे। और यानी इसमें क्या होता है कि इसमें 12 वर्ष तक ही बच्चा ज्यादा से ज्यादा जी पाता है, और वो 12 वर्ष की उम्र में ही कम से कम 80 साल का बूढ़ा दिखने लगता है। यानी प्रोजेरिया, कम आयु में वृद्ध। और इसको भी आप ट्रिक से समझ लीजिए, प्रोजेरिया पिक्चर से आप इसको कर सकते हो। फेल्सी सिंड्रोम, निराशावादी यानी स्वयं को दोष देना। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत ही निराशावादी होते हैं, थोड़े से कम नंबर आए, थोड़ा सा कोई कार्य खराब हो गया और थोड़ी सी किसी दूसरे ने भी गलती कर दी तो उसको ऐसा लगता रहता है कि ये मेरे कारण हुआ है, ये मेरे कारण हुआ है। ठीक है, तो निराशावादी होते हैं, स्वयं को दोष देते हैं। सीजोफ्रीनिया, ये भ्रम पैदा करने वाली। ठीक है, यानी सीजोफ्रीनिया में क्या होता है कि बच्चे दो चीजों में अंतर नहीं कर पाते, उनको भ्रम रहता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, अभी हमने ये बात पहले भी कर ली है कि ये ज्यादा छोटे बच्चों में पाई जाती है। जैसे कि बच्चे मोर और आपके मुर्गी, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते। बच्चा कोयल और कौवा में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन बच्चे में होती है, यानी भ्रम पैदा वाली। ठीक है, तो ये यहाँ बच्चे भ्रम में बने रहते हैं, तो सीजोफ्रीनिया भ्रम पैदा। अब देखो यहाँ से आपके प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, तो मैंने ज्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, बस थोड़े से ही प्रश्न लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे
तो आप अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दिया करें और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी अवश्य दिया करें कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे तो अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं और यहाँ से आपके हिंदी लैंग्वेज में प्रश्न बनते हैं, तो आज हमने यही टॉपिक ले लिया है। और कल आपको बहुभाषिकता पर प्रश्न मिलेंगे। बहुभाषिकता क्या है, बहुभाषी आपकी जो कक्ष होता है उसके क्या दोष है और क्या बाधाएं हैं, क्या जटिलताएं हैं, क्या संसाधन के रूप में किस तरीके से कार्य कर सकती है। और पिछली 3 जो वीडियो हमने आपको दे दी है उन्हें भी आप अवश्य देखें, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें।